Good morning, dear students. 8th standard. See, we are going to see the social and political life lesson number 8. Confronting marginalization. Confronting marginalization. Confronting means fighting against. The marginalization means stopping it. Okay, how to save the people or the caste or the race to go on marginalization. Okay, marginalization we have seen the meaning in the previous lesson, right? Marginalization यानी जो मार्जिन पे चले जाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स हो जाते हैं, उसके बाद है खत्म होने की कगार पे आ गए, ऐसे इंसिडेंट को कहेंगे मार्जिनलाइजेशन. नाउ दिस शैल नॉट हैपन, दैट इज कन्फ्रंटिंग. इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए सबसे पहला कदम है फंडामेंटल राइट्स. इन्वेंटिंग, इन्वोकिंग और ब्रिंगिंग इन, मेकिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हुए हैं, उसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट्स अगर लगा दिए जाए कुछ, तो क्या होगा कि मार्जिनलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठेगा, या फिर उस कगार पे लोग जाएंगे नहीं. कैसे? द कॉन्स्टिट्यूशन, as we have all learned in the previous chapters, in the previous classes, has some principles to make our society and policy democratic. So हमारी सोसाइटी और पॉलिसीज को डेमोक्रेटिक करने के लिए क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया हुआ है ना. सो दे आर डिफाइंड इन थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट. सो हमारी डेमोक्रेसी टिकी रहे, सबके लिए अच्छी रहे, इसके लिए क्या है, हमने फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं. सो देयर आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट. फंडामेंटल राइट्स क्या है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल द इंडियंस इक्वली. सबके लिए क्या है, ये राइट्स इक्वल है ना. And as far as the marginalization of persons, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their fundamental rights. अब ये marginalization ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, दो तरीके से फंडामेंटल राइट ये की है, इंसिस्ट की है. कैसे कि एक तो वो जो लोग हैं, आदिवासी है, दलित है, जो भी होंगे, जो मार्जिनलाइजेशन की कगार पर पहुंच गए, उनके लिए क्या है, पहला तो फंडामेंटल राइट है ना. फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, ये सारे क्या है, तरक्की का अधिकार. तो ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट है. ये तो उनको है, तो उनको आप जीने से नहीं रोक सकते. तो फिर अगर वो जंगल में जीते हैं, उनका जीवन मान अगर फॉरेस्ट में रहना है, तो उनको ऐसे नहीं कह सकते आप फॉरेस्ट में मत रहिए, नहीं. तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो सरकार करे, कोई नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये पहला तो उनको दे दिया गया है फंडामेंटल राइट. देन दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द जस्टिस डन टू देम, राइट. सो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं कि उनके साथ जस्टिस हो, ये देखते हैं. सेकंड, they have insisted the government enforced these laws. In some instance, the struggle for the marginalization have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. इसके साथ ही मार्जिनलाइजेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा लॉज भी बनाए गए हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दी गई है. अब देखते हैं कैसे. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड. अब अनटचेबिलिटी की वजह से क्या था कि एक कास्ट कम्युनिटी के जो लोग थे, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के, इनको अनटचेबल माना जाता था. व्हाट दिस मींस दैट नो वन कैन henceforth prevent Dalits or from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. तो ये जो अनटचेबल्स थे, उसमें दलित भी थे, है ना. तो इनको इनका फंडामेंटल राइट्स मिल गया एजुकेशन का. तो उनको इन द नेम ऑफ अनटचेबिलिटी एबोलिश कर दी गई. ऐसा मानना ही नहीं है, अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता अभी इंडिया में, है ना. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दलितों को राइट्स मिला एजुकेशन का. वो टेंपल में जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, स्कूलों में जा सकते हैं और अपना अधिकार पा सकते हैं. पूजा का अधिकार, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार वो ले सकते हैं. इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी tolerated by democratic government. In fact, untouchability is punishable crime now. और untouchability अगर किसी ने किया भी, तो अभी तो उसको क्या कर दिया, punishable crime कर दिया, है ना. It's a crime now in India. तो practicing untouchability के नाम पे, नहीं तुम मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा अगर किसी ने किसी को कहा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको
उसको क्राइम माना जाएगा, है ना, और उसको पनिशेबल है, ऑफेंस है वो। देयर आर अदर सेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प। तो 17 आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो आर्टिकल 15 क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेस से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, सेक्स से रिलेटेड हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, है ना। जैसे कि बिहार में जन्मा हुआ इंसान महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में एक अमुक जाति का है तो वो अमुक मंदिर में नहीं जा सकता, टेम्पल में नहीं जा सकता, ये भी नहीं चलता है। हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किसी भी घर में, किसी भी मंदिर में जाके हर इंडियन एंट्री कर सकता है और ये उसको राइट है, ठीक है। एंड this has been used by Dalit to seek equality where it has been denied to them। अच्छा, सो ये देखा हमने कि ये सिर्फ दलितों ने यूज किया, ऐसा नहीं, सभी का है ना। जैसे कि अभी कुछ साल पहले हुआ था, कुछ महीने पहले भी हुआ था, औरतों को जिन मंदिरों में जाना निषेध था, उन मंदिरों के उसमें उन्होंने कोर्ट में गए और कोर्ट में ये आर्टिकल 15 उन्होंने प्रेजेंट किया कि आर्टिकल 15 को कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर मर्द उस मंदिर में जा सकते तो औरतें भी जानी चाहिए, है ना। तो कोर्ट ने आर्टिकल के इस पर न्याय दे दिया, कह दिया कि ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अगर वहाँ पे मर्दों को अलाउड है जाना तो औरतों को भी अलाउड होना चाहिए, है ना। तो सेक्स के बेसिस पे ये नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये मेल है फीमेल है इसलिए सिर्फ मेल जाएंगे फीमेल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल ऐसा कहता है, ठीक है। Therefore, Dalits can invoke and draw on fundamental rights। तो ये सारे जो लोग थे जो मार्जिनलाइजेशन की ओर जा रहे थे, इनको क्या किया गया, इनके लिए ये राइट्स जो है ये यूज कर सकते हैं, है ना, ऐसे राइट्स बना दिए गए। They have drawn the attention of the government of India to the constitution demanding that the government abide by it, so do justice to them। तो पहला है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से हम वी कैन कन्फ्रंट द मार्जिनलाइजेशन, ये है इस पॉइंट का कहने का तात्पर्य पूरा, है ना। तो इसमें रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रेस के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हम किसी को मार्जिनलाइज नहीं कर सकते, यानी मुख्य धारा से अलग नहीं कर सकते कि नहीं ये टेम्पल जो है हिंदुओं के लिए, मुसलमाना नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये है फंडामेंटल राइट में दिया हुआ, ठीक है। सेकंड, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन में सेकंड पॉइंट है लॉज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। अब जो मार्जिनलाइज हो चुके हैं उनके लिए लॉज है, या फिर जिनको मार्जिनलाइज की फीलिंग, एक्सपीरियंस, या फिर जो शिकार रहे हैं पास्ट में, उनके लिए, तो उनके लिए क्या है देखिए, अभी देखते हैं। देयर आर स्पेसिफिक लॉज and policies for the marginalized in our country। There are policies or schemes that encourage through the other means like setting up committees or by undertaking surveys, the government then makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific group। तो ऐसे जो marginalized group है इनके लिए क्या देती है गवर्नमेंट, स्पेशल पॉलिसीज है ना, प्रमोट करने के लिए उनको, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। As the part of their effort to implement the constitution, both state and central government create specific scheme for implementation in tribal areas or in areas that have high Dalit population। For example, government provides for free subsidies hostels for students of Dalits, Adivasis communities so that they can avail education facilities that may not be available in their localities। तो देखो जैसे ये आदिवासी स्कूल्स खोलेंगे, आदिवासी इंग्लिश मीडियम से, आदिवासी आश्रम से, ये किन के लिए है? ये आदिवासी के लिए, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन की ज़्यादा स्पेशल वो सुविधा है ना आदिवासी के लिए, ताकि वो समाज से बिछड़े हुए ना रह जाए। जो प्रोग्रेस सारे समाज कर रहे हैं वैसे ही प्रोग्रेस आदिवासी भी करे, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल आदिवासी विकास मंडल खोल दिया गया और उसमें से उनके अंदर बहुत सारे स्कूल हैं, महाराष्ट्र में है, पूरे कंट्री में है, तो अलग अलग स्कूल्स हैं, है ना।
तो इन एडिशन इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है. इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट concrete steps are taken to end inequality in the system. Okay, so inequality के लिए खिलाफ भी क्या करती है गवर्नमेंट, लॉ बनाती है. One such law is रिजर्वेशन पॉलिसी. अब ऐसा लॉ क्या है, एक लॉ क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी है ना. तो आदिवासी को नौकरी भी मिले, दलित को नौकरी मिले, है ना, वो पढ़े लिखे और अच्छे समाज में वो रहे, इसके लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है. रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर 100 सीटें हैं उसमें से 30-40 सीट्स जो है वो सिर्फ उस समाज के लिए दे दी गई है. तो उस समाज के जो भी बच्चे होंगे, है ना, तो उनका कंपटीशन उस कोटा में होगा, उस कोटा में वो अप्लाई करेंगे और वहाँ से उनको वहाँ जॉब मिलेंगे. तो ये है रिजर्वेशन पॉलिसी. तो वहाँ पे अदर कास्ट कम्युनिटी के लोगों की वो जगह नहीं ले सकते. मतलब 40 सीट है तो 40 सीट अगर एससी और एसटी के लिए है तो वो 40 सीटें एससी और एसटी के लोग ही भर सकते हैं. दूसरा ओपन कैटेगरी का उसमें नहीं जा सकता. तो बचे 60% 50% सीट्स में बाकी के सारे कास्ट कम्युनिटीज आ जाती है. ठीक है, फिर उसमें हिंदूज है, मुस्लिम्स है, जैन्स है, पारसीज है, सारे ये जो है सिख्स है, ये 60% में आ जाते हैं और 40% में एससी एसटी आ जाते हैं. मोर देन 40% है वो. तो इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं. हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एससी, ओके, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, and backward and most backward caste. The central government too has its list. तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है कि उनके पास कौन कौन से कास्ट है, कम्युनिटीज है जो एससी और एसटी में आते हैं या फिर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी में आते हैं. And student employed to educational institution and those applying for the post of the government jobs are expected to furnish the proof of their caste or community and status and the certificates so that if a particular Dalit caste or certain tribe is on the government list, then a candidate from the caste or tribe can avail the benefit of the reservation. तो उनको वो रिजर्वेशन मिलते हैं. इस तरह से रिजर्वेशन काम करता है. For admission to college, especially to institute of professional education such as medical college, government defines a set of cut off marks, है ना. तो उनका कट ऑफ मार्क सेट होता है और उस मार्क्स के ऊपर आने वाले बच्चों को वो रिजर्वेशन के सीट्स में कोटा में ले लेते हैं. This means that not all Dalits and tribal candidates can qualify for admission, but only those who have done reasonably well to secure the marks above cut-off point. Government also offers special scholarship for those students in your class 9, the political science textbook. You will read more on reservation of for the backward classes, है ना. नेक्स्ट ईयर तुम इस पे बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन पे और स्टडी करने को तुमको मिलेगा. तो इस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी भी क्या है, एक कन्फ्रंटिंग द मार्जिनलाइजेशन. थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज, है ना. अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्फ्रंटिंग कैसे इसके खिलाफ लड़ा जाता है, उसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज. इन एडिशन टू policies, our country has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized community. Let us read in the following cases. अब यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, ये तुम ठीक से पढ़ लेना, पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तुम ठीक से पूरा पढ़ना. इसमें क्या है, अब इनके राइट्स जो है वो कैसे प्रोटेक्ट किए गए हैं. सी the village of Jakmalpur are gearing up for the big festive once in 5 years. The local deity is honored and priests from 20 neighboring villages come for the 5-day events. तो एक जकमालपुर में एक यात्रा होती है पर 5 साल बाद आती है और वहाँ पे लोग सारे कम्युनिटी के एक होते हैं 20 villages के. The ceremony begins with a member of Dalit community washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this.
अच्छा, तो फिर वो वहाँ पे क्या करता था, एक दलित कम्युनिटी का जो आदमी था वो सबका पृष्ठ जो है उनके पैर धोता है और उससे नहाते हैं। In Jakmalpur, the person who performed this task belonged to Rathnam's family. Okay. His father and grandfather had both performed the same task before him. Though they were never allowed to enter the temple, this ritual was viewed as the great honor bestowed on them on special occasion. Now the Rathnam's turn. And Rathnam was all of 20 years studying engineering in the nearby college. He refused to perform the ritual. अब ये रत्नाम जो था 20 साल का हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, उसने ये रिफ्यूज कर दिया, मैं क्यों लोगों के पैर दूँ, है ना, जिस मंदिर में मुझे जाने को नहीं मिलता है उस मंदिर में जाने वाले साधुओं के पैर मैं क्यों दूँ. सो ही सेड दैट ही हैड नो फेथ इन प्रैक्टिसिंग दिस. और इसके बाद क्या हुआ, he refused and made the people angry over that. The powerful caste were shocked that such a young boy had the guts to refuse, and they believed that the Rathnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them. और लोगों को लगा कि ये पढ़ लिख गया तो खुद को अपने हमारे मुकाबले मानने लग गया. But those from Rathnam's own caste were fearful of angering the powerful. और जो रत्नाम के जो कास्ट के थे उसको जब रत्नाम ने जब उन लोगों को बताया दलितों को कि ये हमें नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो वो दलित भी डरे हुए थे क्योंकि अदर कम्युनिटीज जो है वो पावरफुल थे, है ना, इस वजह से वो डरे थे, तो वो उसका साथ नहीं दे पाए. इफ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइड्स नॉट टू कॉल देम देन व्हाट एंड दे व्हाट वुड दे अर्न. अगर ऐसा हुआ तो ये दलित अपनी दुकान कहाँ लगाएंगे, कहाँ जाएंगे और क्या अर्निंग करेंगे. How would they survive? They also declared that the wrath of the local deity would strike them. और उनको ऐसा लगा कि ये जो भगवान है वो भी हमें शाप दे देंगे, ये पावरफुल लोग भी हमारा साथ नहीं देंगे. But Rathnam argued that a single Dalit had ever entered the temple. How could the deity be angry with them? पर रत्नाम ने लोगों को समझाया कि हम जिस मंदिर में जाते नहीं उस मंदिर का भगवान हमसे क्यों नाराज होगा, हमें क्यों शाप देगा, और क्या 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 उसका रिलेशन है. सो the powerful caste decided to teach Rathnam a lesson. His community was ordered to ostracize him उसको अलग कर देना, him and his family, and everyone was told that no one should speak or do any work for them. तो रत्नाम को गांव निकाला दे दिया, उसको अलग कर दिया. He managed to escape with his mother. Rathnam then went to file a case in the local police station under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989. So Atrocity Act 1989 में कांग्रेस ने लागू किया था कि किसी दलित पे अगर अत्याचार हुआ तो वो एट्रोसिटी फाइल कर सकता है ना, और उसमें बहुत सारे रूल्स थे. अभी वो फिलहाल स्ट्रिक्ट हो गया, पहले वो बहुत इजी था, 1 रुपया भर के भी वो ये कर सकते थे. अभी उसके लिए पहले 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट देना पड़ता है ना. तो पहले क्या होता था, फिर कोई भी जाके ये भी कर देता था, तो लोग दुरुपयोग भी करते हैं लॉस का, है ना, तो ऐसा होता भी है. तो ये एट्रोसिटी एक्ट लागू किया था, और ये एट्रोसिटी एक्ट के अंडर रत्नाम ने क्या कर दिया, इन सारे पावरफुल कम्युनिटीज के ऊपर केस डायल कर दिया. And the other Dalits still did not come out for his support. But what happened? The case was picked up by the local media and led to many journalists visiting the villages. Rathnam was written about a symbol of Dalit action, and the ritual was called off. But his family was forced to move as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village. अब इसकी वजह से क्या हुआ, वो केस चला, और केस चलने के बाद गवर्नमेंट ने कहा ये ऐसी रिचुअल्स बिल्कुल नहीं चलेंगी, है ना. सो दलित लोग आपके पैर क्यों धोए, बिल्कुल बराबर है, आपको किसी से अपने पैर धुलाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है. और आप अगर उसको मंदिर में नहीं आने देते तो उससे पैर धुला के उस पर कोई कृपा की है ऐसा मानना कोई बिल्कुल सही नहीं है, गलत है ना. और वो क्यों किसी के पैर धोए, चाहे वो दलित हो चाहे कोई और भी हो, है ना. तो ये बिल्कुल गलत था, और ये वो केस जीत गया था. द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1889. तो ये एक्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट एक्चुअली है क्या, तो वो देखते हैं. वो है
कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, वो भी क्या है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। The act was framed 1989 in response to demand by made by Dalits, है ना, दलित्स लोगों ने जो डिमांड की थी उसके रिस्पॉन्स में ये एक्ट बनाया गया था। और इस एक्ट के तहत क्या राइट दिया गया, while which treatment had been persistent for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s. During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being, asserted their rights, है ना। तो दलित लोगों पे 1970-1980 के बीच में कहीं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर से बढ़ी। तो इसके लिए दे रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट डेइटीज एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड इक्वली लाइक रत्नम, दे रिफ्यूज टू फॉलो द प्रैक्टिसेस लोकेटेड इन द ह्यूमिलिएशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित। तो वो ह्यूमिलिएशन और एक्सप्लॉयटेशन की जो प्रैक्टिस थी दलितों की के खिलाफ, वो उसका वो विरोध कर रहे थे, और इसलिए उन्हें ये दिया गया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। एंड और इसका क्या नतीजा निकला, in order to indicate the government that untouchability was still being practiced and most heinous manners, the Dalit groups demanded new laws that would list various sort of violence against Dalit and prescribe strengthened punishment for those who indulge in them. तो उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार, दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए इस लॉ की शुरुआत कर दी गई थी, है ना। लाइकवाइज 1970-1980s में आदिवासी जो थे वो भी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन डिमांड टू इक्वल राइट्स, और आदिवासीज ने भी एक अपना प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, खुद के राइट्स के लिए कि हमें भी शिक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो उसके लिए कुछ दिया जाए। दे टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप्स वेयर सब्जेक्ट टू ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। तो वायलेंस भी होता था इसमें, मारपीट भी होती थी, है ना, दलितों के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ मारपीट भी होती थी। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया, ये एक्ट दिया गया था। This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. The act does not only describe terrible crimes but also lets people know what dreadful deeds ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ। तो सारे जो ड्रेडफुल या फिर जो अत्याचार थे दलितों के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, इसमें एट्रोसिटी में आते थे। The act distinguishes several levels of crimes. Firstly, it lists modes of humiliation. उसमें mode of humiliation, humiliate करना फिजिकली, मेंटली, मॉरली, किसी भी तरह से कोई किसी को humiliate नहीं कर सकता, है ना। So force a member of scheduled caste or scheduled tribe to drink or eat inedible or obnoxious substances। तो उसमें क्या था कि किसी दलित को आप कुछ खाने पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यानी ये हमारा बचा हुआ झूठा है, ये है वो है, खाओ पियो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये ह्यूमिलिएट करना है उनको, है ना, तो ये बंद करना होगा, ये पहला था। उसमें बहुत सारे थे, फोर्सफुली रिमूविंग द क्लोथ्स, किसी के कपड़े उतार देना, ये भी उसमें आता था। इट लिस्ट एक्शन दैट डिस्पासेस दलित एंड आदिवासीज ऑफ देयर माइग्रेंट रिसोर्सेज और फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर्स, है ना। तो उनको गुलामों की तरह रखना, घर के छोटे छोटे काम करवाना उनसे, है ना। तो ये दलितों को मुफ्त में करवाना, ठीक है। अभी तो बहुत सारे लोग नौकरी ही करते हैं, एक दूसरे के घर पे भी करते हैं, दुकानों में करते हैं, है ना, पर मुफ्त में किसी से काम करवा लेना, ये भी उसके अंदर आता था, एट्रोसिटी के अंदर आता था। और खराब काम करवाना, ये भी एट्रोसिटी के अंदर आता था। दे एक्ट सेट्स टू पनिश anyone who wrongfully occupies and cultivates any land owned by or allowed to a member of a scheduled caste or scheduled tribes or gets the land allotted to him transferred। तो इनकी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो खानदानी जमीनें थी आदिवासी की, वो जमीनें हथिया लेना, ये भी उसके अंदर आता था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आता है एट्रोसिटी के अंदर, ये आता है एट्रोसिटी के अंदर।
At another level, Act recognizes crimes against Dalit and tribal women are a specific kind, therefore seeks to penalize anyone who assert or uses force on any woman belonging to scheduled caste or scheduled tribe with intent to dishonor her. है ना, किसी दलित आदिवासी महिला की इज्जत बेआबरू करना, ये भी एट्रोसिटी के अंदर डाल दिया गया। तो इतने सारे जो क्राइम्स थे ये एट्रोसिटी पे डाल दिए गए और ये इसको एट्रोसिटी ये एक एक्ट बना दिया गया 1989 में, और इसके तहत ये क्या कहते हैं, नॉन बेलेबल है पहले तो, जिसपे ये एट्रोसिटी लगा दिया किसी दलित ने कि इसने मुझे मेरी कास्ट को ह्यूमिलिएट किया, मुझे कास्ट पे से मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह, ये सारे अगर उसने डाल दिया तो पहले तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको बेल नहीं मिलती है। फिर उसको अगर दलित ने प्रूव किया कि इसने ऐसा किया है तो उसको सख्त मजूरी, हार्ड लेबर पनिशमेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। अब आदिवासी की डिमांड क्या थी और 1989 एक्ट क्या है? The 1989 Act is an important for another reason. Just a minute. So, the Adivasi Demands and 1989 Act. What actually is the relation? It was an important for another reason that this act was an important act for another reason that Adivasi activities refer to it to defend their rights to occupy land that was traditionally theirs. Now this atrocity act 1989 gave the right to the Adivasis. आदिवासीज कहाँ रहते थे? जंगल में, फॉरेस्ट में रहते थे। इनकी बहुत सालों से अपनी खुद की जमीनें थी, ये जमीनें कोई ले नहीं, इसके लिए ये एक्ट सो ये इम्पोर्टेंट है इस एक्टिविटीज। ये सारी जो एक्टिविटीज थे आदिवासी, दे केम टुगेदर, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द अदर फैसिलिटीज and demanded for the act, that they have also pointed to the fact that the act merely confirms what has already been promised to the tribal people in the constitution, and that the land belonging to the tribal people cannot be sold or brought by non-tribal people. तो आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी कास्ट का, दूसरी रिलीजन का खरीद नहीं सकता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का। And in cases where it happens, the constitution guarantees the right of tribal people in reprocess their land. और ऐसा अगर किसी ने किया भी, आदिवासी की ज़मीन अगर खरीद ली, मैं आदिवासी नहीं हूँ और आदिवासी की ज़मीन अगर मैं खरीद लेता हूँ तो गवर्नमेंट की गारंटी है कि मैं वो ज़मीन मैं खुद उसको वापस कर दूंगा, वो मेरे नाम पे कभी नहीं होती, है ना। तो ये है आदिवासी एक्ट। C.K. Jano, an Adivasi activist, has also pointed out that one of the violations of the constitution rights guarantees to tribal people and governments in the various states of India. For it is they who follow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills, etc. to exploit tribal land and forcibly evict tribal people from their traditional forest to process the declaring forest. तो ये सारे लोग जो फॉरेस्ट में जाकर क्या करते थे, पेड़ काटते थे पेपर मिल के लिए वगैरह वगैरह, ये सारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। Thus the government must dream up plans and policies for them to live and work elsewhere. और अगर गवर्नमेंट खुद अगर लैंड लेती है फॉरेस्ट की किसी चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ता है आदिवासी को दूसरी जगह पे सेम फॉरेस्ट के एरिया में लैंड भी मिले और घर भी मिले और रहने की फैसिलिटी भी मिले। ये कहता है एक्ट 1989 एक्ट। ओके, ये रिलेटेड है इस तरह से आदिवासी से। सो दीज आर द पॉइंट्स हाउ द मार्जिनलाइजेशन इज कन्फ्रंटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो द लेसन नंबर 9 ends here, 8 ends here, and the lesson number 9 public facility that we'll see in the next video.